हम देख रहे हैं विकारी शब्द। कल हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का अध्ययन किया। तो आज की इस तासिका में हम विकारी शब्द और क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। जिससे किसी काम का करना अथवा होना समझा जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। परिभाषा और एक बार ध्यान दीजिए। जिससे किसी काम का करना अथवा होना समझा जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर, जैसे मैं चल रहा हूं, ये क्या है? क्रिया है। मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? क्रिया। उदाहरण जैसे चलना, बोलना, रोना, हंसना, खाना, पीना आदि, ये क्या है? क्या है? हम जो भी काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। मैं खाना खा रहा हूं, ये क्या है? क्रिया है। मैं पानी पी रहा हूं, ये क्या है? क्रिया है। तो जिससे किसी काम का करना या अथवा होना समझा जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। एक होता है सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है, उसकी हम परिभाषा देखेंगे। जिस क्रिया के व्यापार का प्रभाव या फल उसके कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। और एक बात ध्यान दीजिए। जिस क्रिया के व्यापार का प्रभाव या फल उसके कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। यानी कर्ता की क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण जैसे लता पत्र पढ़ती है, ये उदाहरण। लता पत्र पढ़ती है, ये उदाहरण। तो इस उदाहरण में लता ये क्या है? करता है। तो इस उदाहरण में क्रिया पढ़ती है, ये क्रिया है। तो इस उदाहरण में कर्म शब्द कौन सा? तो क्रिया को सवाल पूछिए, लता क्या पढ़ती है? तो हमें उत्तर मिलता है पत्र। तो पत्र ये क्या है? कर्म है। यानी पढ़ती इस क्रिया का प्रभाव पत्र इस कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए पढ़ती है, ये क्या है? सकर्मक है। दूसरा उदाहरण देखिए हम। पुलिस ने चोर को
पकड़ा, इस क्रिया का प्रभाव चोर इस कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए पकड़ा ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, रूपा ने दिया जलाया। तो ये उदाहरण, तो यहां पर इस उदाहरण में रूपा ये करता है, तो इस उदाहरण में जलाया ये क्या है? क्रिया है, और दिया ये क्या है? कर्म। तो जलाया इस क्रिया का प्रभाव दिया इस कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए जलाया ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। शिकारी ने हिरण को देखा। उदाहरण और एक देख लीजिए, शिकारी ने हिरण को देखा। शिकारी ये क्या है? करता है। इस उदाहरण में कैसे कौन सा है? देखा। इस उदाहरण में कर्म शब्द हिरण, तो हिरण ये शब्द कर्म है, तो देखा इस क्रिया का प्रभाव हिरण इस कर्म पर पड़ता है, इसलिए देखा ये क्या है? सकर्मक है। तो इस प्रकार ये सकर्मक क्रिया के कुछ हमने उदाहरण देखे, उसके बाद हम अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है उसके कुछ उदाहरण देखें। नंबर 2 दूसरी क्रिया है अकर्मक क्रिया। जैसे सकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है, वैसे ही अकर्मक क्रिया की भी परिभाषा होती है। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी? जिस क्रिया के व्यापार का प्रभाव उसके कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता तक ही सीमित होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। परिभाषा और एक बार देख लीजिए, जिस क्रिया के व्यापार का प्रभाव उसके कर्म पर नहीं पड़ता, नहीं पड़ता क्या मतलब होता है? नहीं पड़ता, कर्ता तक ही सीमित होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो अकर्मक क्रिया में कर्म ही नहीं होता, इसलिए कर्ता की क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, इसलिए उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे लता गाती है, इस उदाहरण में लता क्या करता है? इस उदाहरण में क्रिया शब्द गाती है, इस उदाहरण में कर्म है क्या? नहीं है। तो लता गाती है, इस उदाहरण में कर्म नहीं है, तो गाती इस क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए गाती है क्या है? अकर्मक है। और एक बार लता करता है, गाती है क्या है? क्रिया है, इस उदाहरण में कर्म है क्या? नहीं है। तो गाती है इस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए गाती है यह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरा उदाहरण, राजू पढ़ता है, राजू करता है, पढ़ता है एक क्रिया है, इस उदाहरण में कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो पढ़ता है इस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता ही क्या है? अकर्मक क्रिया है। तीसरा उदाहरण, शेर आया,
है, शेर आया है। इस उदाहरण में शेर ये क्या करता है, आया है या क्रिया है। इस उदाहरण में कर्म नहीं है, आया है। इस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए आया है यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का हमने अध्ययन किया है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमेशा अकर्मक होती है, उसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो कौन कौन सी क्रिया है, तो देखिए, उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, चढ़ना, डरना, जागना, कूदना, मरना आदि। ये जो क्रियाएं हैं, उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, चढ़ना, डरना, जागना, कूदना, मरना आदि, ये जो क्रिया है, ये क्रिया हमेशा अकर्मक क्रिया में होती है। तो इस प्रकार हमने विकारी शब्द के जो 4 भेद हैं, इन 4 भेदों का हमने अध्ययन किया है। परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में शब्द भेद पर किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, यह भी हमें देखना आवश्यक है। परीक्षा में शब्द भेद पर एक अंक के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न इस प्रकार का है, निम्नलिखित प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अधोरेखांकित शब्द के भेद पहचान कर लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से अधोरेखांकित शब्द के भेद पहचान कर लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। आप लोगों को परीक्षा में एक वाक्य दिया जाता है, इस वाक्य में एक शब्द के नीचे रेखांकन किया जाता है। उस रेखांकित किए गए शब्द का भेद आप लोगों को पहचान कर लिखना है। जैसे लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया, लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया, तो दूध इस शब्द के नीचे रेखांकन किया। तो दूध इस शब्द का भेद पहचानना है, तो उत्तर के रूप में उत्तर लिखना है। तो दूध ये क्या है, शब्द का कौन सा भेद है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, वह हमें ढूंढ कर ले। कौन सा दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार हमें उत्तर लिखना है, दूध या द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह आप लोगों ने उत्तर लिखा तो आप लोगों को एक अंक देंगे। दूसरा उत्तर, मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं। तो मैं इस शब्द के नीचे रेखांकन किया, मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूं। इस वाक्य में मैं, इसका शब्द भेद लिखना है, तो उत्तर का यह बान और मैं ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हमें उत्तर लिखना है, मैं ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा उदाहरण,
सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। तो सोनाबाई इस शब्द के नीचे रेखांकन किए। तो सोनाबाई ये शब्द कौन सा है? वह संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है? तो उत्तर सोनाबाई ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा वाक्य, बाहर कोई नहीं है। बाहर कोई नहीं है। तो कोई इस शब्द के नीचे रेखांकन किया। तो उत्तर कोई ये क्या है? अनिश्चित, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अगला उदाहरण, पांचवा उदाहरण देखते हैं। मां को हंसी आ गई। इस वाक्य में हंसी इस शब्द के नीचे रेखांकन किया है। तो मां को हंसी आ गई। तो इस उदाहरण में हंसी का शब्द क्या है? शब्द का कौन सा भेद? सर्वनाम है, संज्ञा है, या विशेषण है, या क्रिया है? तो हंसी ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हंसी भाववाचक संज्ञा। अगला उदाहरण, बच्चे, बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी। तो अच्छी इस शब्द के नीचे मिलेगा। तो अच्छी इस शब्द का भेद कौन सा है? तो अच्छी ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अच्छी ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। अगला, वे कड़क कर बोले, चांदी कहां है? तो चांदी इस शब्द के नीचे मैंने रेखांकन किया। तो उत्तर चांदी ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला, यह शोर कौन मचा रहा है? कौन इस शब्द के नीचे मैंने रेखांकन किया। उत्तर कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इमली खट्टी होती है। खट्टी के नीचे मैंने रेखांकन किया खट्टी। तो उत्तर कैसे देखना है? खट्टी या गुणवाचक विशेषण। अंत में एक उदाहरण लेंगे हम। राजा ने
थोड़ा सा पानी पिया, ये उदाहरण। तो इस उदाहरण में मैंने पानी इस शब्द के नीचे रेखा लगाई है, तो उत्तर हमें कैसे लिखना है? पानी। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार अगर हम लोगों ने परीक्षा में शब्द भेद पर पूछे गए प्रश्नों के इस तरह पर आप लोगों ने उत्तर लिखे तो निश्चित रूप से आप लोगों को कुल अंक मिल सकते हैं। अगर हम लोगों ने अधूरा उत्तर लिखा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा उत्तर लिखते हैं या घटी शब्द नहीं लिखते, खाली गुणवाचक विशेषण लिखते हैं, तो आप लोगों को यह आधार मिल सकता है। इसलिए पूर्ण उत्तर लिखना आवश्यक है। धन्यवाद। बाकी का जो पाठ्यक्रम है अविकारी शब्द वो अगली दशक में